स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। ये टॉपिक पार्टनरशिप्स अकाउंट्स में आता है और एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का मतलब होता है means introducing a new partners into an existing partnership firm with mutual consent of all existing partners. The new partners contribute capital and is entitled to share profit in a new एग्रीड रेशो। मतलब क्या हुआ कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी फर्म में न्यू पार्टनर्स को जोड़ते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू व्यक्ति या न्यू पर्सन आता है और वो साथ में क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है और बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, दिस इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। यानी कि ए और बी जो है ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सी को नया पार्टनर्स बनाते हैं, तो जो सी है वो यहाँ पर नया पार्टनर है, इसी को हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम वाई डू वी नीड अ न्यू पार्टनर्स, हमें नए पार्टनर्स की ज़रूरत क्यों है। तो हमें किस लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहला जैसे ही लिखा हुआ है टू ब्रिंग मोर कैपिटल, जब हमें ज़्यादा कैपिटल लाने की आवश्यकता है, यानी कि हमारे बिजनेस में जब कैपिटल की ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट हो। सेकंड क्या हो सकता है, टू ब्रिंग न्यू स्किल और एक्सपीरियंस, किसी पर्सन्स के पास अच्छी स्किल है और एक्सपीरियंस है जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ करे, तो इसलिए भी हम न्यू पार्टनर्स को लेके आते हैं। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, फैलाने के लिए, या फिर टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जिम्मेदारियों को जो है शेयर करने के लिए भी हम क्या है, न्यू पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि न्यू पार्टनर्स के पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होने से, आने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फोर थिंग्स यूजली चेंज, क्या चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई दो पार्टनर्स है और तीसरा पार्टनर आ जाता है तो जो उनका ओल्ड रेशो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट या लॉस जो था टू पार्टनर्स में शेयर हो रहा था, अब क्या होगा, तीन में होगा। तो प्रॉफिट जो है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कुछ हिस्सा देते हैं, जिसके कारण वो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कंपनसेशन प्राप्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुडविल की अमाउंट को वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा तीसरा आता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, तो जो असेट्स और लाइबिलिटी हैं उनकी रीवैल्यू की जाती है, ताकि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको उनकी असेट्स पर लॉस या जो प्रॉफिट है मिल सके, ताकि कोई न्यू पार्टनर जो आता है उसको अनफेयर एडवांटेज इन चीज़ों की ना मिले। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल, कि जब न्यू पार्टनर्स आता है तो वो कैपिटल लेके आता है, तो उस कैपिटल की भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो जब न्यू पार्टनर्स आता है तो ये चारों चीज़ें हमारी क्या होती है, अफेक्ट होती हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि जब कोई न्यू पार्टनर्स आता है तो हमें किस किस स्टेप से हमें जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर हमें क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जिसमें सारी एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होंगी। तो वो हमें तरीका क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हमारी जितनी भी असेट्स या लाइबिलिटी है उनकी हम वैल्यू को असेस करेंगे और उसके बेस पे प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम हमारी गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो। फिर एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल की। फिर जो
प्रॉफिट है या कोई रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं, ओल्ड पार्टनर्स के हैं, तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो हमारा प्रोसेस रहेगा सारा, किस लिए, हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का, और उसी बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमारा क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे भी। अब हमें जरूरत पड़ती है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला जो स्टेप था हमारा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस किस पे, ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी व्हेन सर्टेन इवेंट हैपन इन ए पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब बनाते हैं जब फर्म के असेट्स या लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है। जैसे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, तब कोई रिटायर होता है, डेथ होता है, या फिर किसी भी पार्टनर्स की फर्म के अंदर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है चेंज होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन का हमारा पर्पज़ क्या है, अभी जैसे हमने बताया कि अगर हमारी असेट्स या लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता है, चेंज का मतलब यानी इंक्रीज और डिक्रीज, किस में, इन द वैल्यू ऑफ असेट्स भी और लाइबिलिटी भी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चेंज हुआ है वो कौन शेयर करता है, ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ताकि जो पुराने पार्टनर्स को है पुराना प्रॉफिट या लॉस मिल सके और नए पार्टनर्स को कोई भी अनफेयर जो एडवांटेज है वो ना मिल सके। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है हम कब कब बनाते हैं, इन कारणों से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है व्हाई डू वी नीड ए रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हमने जैसे कैलकुलेशन किया, अभी पीछे हमने बताया कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं, टू प्रोटेक्ट ओल्ड पार्टनर्स, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर किसी असेट्स के अंदर गेन हुआ है या कोई डिक्रीज हुआ तो वो ओवरऑल बिलोंग किससे करता है, ओल्ड पार्टनर से, तो वो ओल्ड पार्टनर्स ही जो है उसको शेयर करेंगे, प्रॉफिट है तो भी वही शेयर करेंगे, लॉस है तो भी वही शेयर करेंगे। टू अवॉइड अनफेयरनेस, अनफेयरनेस का मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो न्यू पार्टनर्स है शुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द पास्ट गेन और बियर फॉर द पास्ट लॉस, यानी कि जो न्यू पार्टनर्स हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता है तो उसके आने से पहले जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर रीवैल्यूएशन के तहत कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है तो वो उसको बियर ना करे लॉस को, और जो प्रॉफिट है प्रॉफिट का बेनिफिट वो ना ले पाए, क्योंकि उस समय वो पार्टनर्स है ही नहीं, इसलिए वो उन चीज़ों के लिए क्या है, वो एलिजिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड अनफेयरनेस के लिए भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस। जो ये क्या होता है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का हमारा या प्रॉफिट या लॉस होता है हम उसको पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट भी है जो हमारे प्रॉपर क्या करती है, इंश्योर करती है कि प्रॉपर फेयरनेस उसमें हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका हमारा जो फॉर्मेट होता है, इट लुक्स लाइक ए टी अकाउंट, यानी कि हमारा इसी टाइप का होता है। इसमें एक तरफ डेबिट होता है और दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। अब हम कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि जब हमारा गेन होता है, किसी भी तरीके का गेन होता है, किसी भी तरीके का अगर गेन होता है तो वो हम कहाँ डालेंगे, वो हमेशा क्रेडिट साइड में डालेंगे। अगर हमारा लॉस होता है या कोई एक्सपेंसेस है जैसे, तो उसको हम कहाँ डालेंगे, उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। जैसे जैसे असेट्स बढ़ती है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसको हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद क्या होगी, अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, हमें लॉस होगा, तो उसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे। उसके बाद अगर लाइबिलिटी हमारी घटती है तो क्या होगा, बेनिफिट होगा कि लाइबिलिटी घटेगी, तो मान लो किसी को 10,000 रुपये देने थे लेकिन अब हमें 8,000 रुपये देने, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यानी कि जब हमारा गेन होता है तो हम इधर डालेंगे क्रेडिट साइड में, लॉस होता है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होगा, हमारा
लॉस है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो हमें नहीं कभी रिकॉर्ड की हुई हमें मिल जाती है तो उससे क्या होगा, गेन होगा, तो उसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अगर अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है तो उससे हमें लॉस होगा तो उसको हम डेबिट साइड में डाल देंगे। अगर हमारी दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड की एंट्री करने के बाद या तो कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रूल्स ऑफ थंब रूल्स क्या होएगा यहाँ, अगर गेन है तो उसको हम कहाँ करना है, आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अगर लॉस है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और वहाँ पर क्वेश्चन करते वक्त इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट होगा, गेन होगा कोई भी तो हम क्रेडिट साइड में, अगर लॉस होगा तो उसको हम डेबिट साइड में, किसके, केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब हम एक सिंपल से टेबल बनाई हूँ, उसको आप देख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कब बनाया जाता है, कब बनाते हैं, चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म में, क्या एडमिशन में, रिटायरमेंट पे, डेथ पे या प्रॉफिट रेशो चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्या, ऑल गेन्स एंड लॉस इन असेट्स और लाइबिलिटी। उसके बाद क्या होगा, डिटरमाइन करेंगे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी क्रेडिट साइड जो होगी ज़्यादा होगी डेबिट साइड से तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड कम होगी तो उस केस में हमारा लॉस होगा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, लॉस होगा तो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए ज़रा, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। यहाँ क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, उनका जो रेशो है 3:2 है। वो जेड को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर्स में। अब ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि इनकी जो स्टॉक की वैल्यू थी बैलेंस शीट में वो कितनी थी, 80,000 की। अब आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब उसकी वैल्यू है 75,000 की। यानी कि हमारा जो स्टॉक था वो 5,000 रुपीज़ से कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया हमें। तो इसको हम बोल सकते हैं डिक्रीज हो गया हमारा स्टॉक। तो 5,000 का लॉस है, तो लॉस मैंने क्या बताया था, आपने थंब रूल याद रखना है। अगर लॉस है तो उसको डेबिट साइड में, अगर प्रॉफिट या गेन है तो उसको हम क्रेडिट साइड में। अब लॉस है तो हमने कहाँ बताया था आपको, डेबिट साइड में, तो उसको हम 5,000 यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। आपको लिखना होगा यहाँ क्या क्या लिखना होगा आपको, टू डिक्रीज इन स्टॉक। उसके बाद देखिए जरा, डेटर्स, डेटर्स पहले 1 लाख के थे, अब कह रहे हैं कि 9,000 ही रिकवर होगा, 10,000 क्या हो गए हमारे बैड डेब्ट्स। तो इस केस में क्या है, ये भी हमारा लॉस है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 10,000 को, इसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड एंट्री कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो 60,000 से बढ़कर 75,000 होगी। यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 15,000 बढ़ चुकी तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा, हमें गेन है तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसको 15,000 रुपीज़। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट क्रिएट करनी है, 5%। तो हमारे पहले डेटर्स कितने थे, हमारे डेटर टोटल थे 1 लाख, जिसमें से 10,000 तो ऑलरेडी हमारे बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं। तो हमारे रिमेनिंग कितने बच गए, 90,000। तो जो 90,000 हमारे अच्छे डेटर्स हैं हम उन्हीं को ही क्या करेंगे, 5% हम प्रोविज़न अलाउ करेंगे। क्योंकि जो डूब ही गया उनको तो डिस्काउंट देने का कोई लॉजिक, प्रोविज़न रखने का कोई लॉजिक रहता ही नहीं। तो हमारी जो प्रोविज़न होगी 90,000 का अगर हम 5% करते हैं तो हमारा जो लॉस हो जाएगा कि हमारे 90,000 जो डेटर्स है उसमें से 4,500 की हमने प्रोविज़न कर ली कि उन पे भी अभी हमें डाउट है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये लॉस भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने हैं, 50,000 के पहले थे, अब कितने हो गए, 45,000 के। ये हमारे लिए अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक तरह से एक प्रॉफिट है या गेन इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे क्रेडिटर्स थे पहले उनको 50,000 देने थे, अब कितने देने हैं,
5,000, यानी कि अब हमें 5,000 उनको कम देना है। तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो इसको हम कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा ठीक कर लेना, ये हमारे लिए गेन है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो हमारा टोटल बनता है, यहाँ का बनता है कितना, बन जाता है हमारा, ये हमारा बनता है 20,000 क्रेडिट साइड का, और जो हमारा डेबिट साइड का बनता है ये हमारा बनता है 19,500 का, यानी कि 500 रुपीज़ का हमें क्या हो गया यहाँ प्रॉफिट। जो ये प्रॉफिट हुआ है हमें रीवैल्यूएशन सी है, कहाँ कहाँ जाएगा, ये एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। किस रेशो में, इन 500 को हम एक्स और वाई के अकाउंट में बांट देंगे 3 और 2 के रेशो में, यानी कि 300 मिस्टर एक्स के अकाउंट्स में और 200 वाई के अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक्स का 300, वाई का 200। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम आगे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर सारी एडजस्टमेंट जैसे पेपर में की जानी है वैसे ही हम करेंगे, उससे ये सारे डाउट आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, जो अभी हमने एंट्री की थी बिल्कुल एज इट वही एंट्री हमने यहाँ की हुई है। इन्वेस्टमेंट में हमारा 50,000 का बेनिफिट था, डिक्रीज हो गई थी हमारी क्या, क्रेडिटर 50 से 45,000, तो हमारा जो टोटल 20,000 हुआ था। स्टॉक में हमें लॉस था, डेप ये बैड डेप्स हो गई, ये प्रोविजन हो गया, तो हमारा जो 500 प्रॉफिट आया था उसको हमने बांट दिया था किसमें, एक्स और वाई में 3:2 के रेशो में। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, हमें एग्जाम में इसी तरीके से करना है। उसके बाद हमारा आगे आता है गुडविल। सेकंड जो हमारा स्टेप था वो था हमारा गुडविल। अब गुडविल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ जाके सारे मेथड को उसको देख सकते हो। जो समझने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रह जाती, तो आप उधर चाहो तो वहाँ भी जाके ये वीडियो देख सकते हो। अब गुडविल के बाद हम जो बात करते हैं गुडविल की अमाउंट कैलकुलेशन की, वो हमने ऑलरेडी बताया, जैसे आपको वीडियो वहाँ आप देख सकते हो। अब गुडविल की हमें एक्चुअल में अब क्या करनी है, रिकॉर्ड एंट्री करनी है। अब जब कोई न्यू पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट लेके आता है, गुडविल की अमाउंट जब लेके आएगा तो क्या करेगा, वो दो तरीके से दे सकता है। फर्स्ट क्या है, वो जाए और उनको प्राइवेटली उनके घर ही जाके उनको वो पेमेंट कराए, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री हमारे बुक्स में नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या होता है, जब वो न्यू पार्टनर्स गुडविल की अमाउंट कैश लेके आता है और उसको बिजनेस में ही रहने दिया जाता है, उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी। तो ये जर्नल एंट्री है, बेसिक सी है, तो हम एक बार कर लेते हैं। जैसे ही फर्म में अंदर कैश आता है या बैंक के थ्रू आता है तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब कोई न्यू पार्टनर्स आता है तो वो गुडविल की अमाउंट जब लेके आता है तो हमारी जो रिकॉर्ड एंट्री होगी वो इस डेबिट और क्रेडिट हमें इस तरीके से उसको करना होता है। तो हम करेंगे क्वेश्चन में आगे कंप्लीट। तो ये एक बार देख लेते हैं हम क्या हुआ, दिस गुडविल मनी इज रिसीव्ड बाय द फर्म एंड देन ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स। जैसे ही वो गुडविल की अमाउंट लेके आएगा न्यू पार्टनर्स, तो क्या होगा, इस गुडविल की अमाउंट को हम बांट देंगे किसमें, उन ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाई किया है न्यू पार्टनर्स के लिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो वो गुडविल की अमाउंट हम एज ए कंपनसेट उनको क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाई रेशो। जैसे अभी हमने बताया कि जो गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर्स के द्वारा लाई जाती है, उस कैप जो गुडविल के अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। जैसे ही किसी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी जो गुडविल की अमाउंट थी उसमें हम क्या करेंगे, बांट देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में ध्यान रखना है, सेक्रीफाई रेशो में। जिस
पार्टनर्स ने जितना सेक्रीफाई किया, जितना ज़्यादा सेक्रीफाई किया, वो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट को क्या है, गुडविल की प्राप्त करेगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब कोई न्यू पार्टनर्स आता है और उससे पहले ही बैलेंस शीट में हमें गुडविल की अगर अमाउंट दी हुई है तो हम क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारी गुडविल की ऑलरेडी अमाउंट दी हुई है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी जो ओल्ड पार्टनर्स है, इस गुडविल की अमाउंट को क्या करेंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो उसकी जो एंट्री हो जाएगी, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी कि अगर कोई गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल यानी कि उसको बांट लेंगे। तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद हमारा आता है, अगर इसके साथ साथ हमारी बैलेंस शीट के अंदर कुछ रिजर्व्स या प्रॉफिट वगैरह दिए होते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे मान लो जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। तो ये जितने भी रिजर्व है, ये भी सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स के हैं। तो न्यू पार्टनर्स के एडमिट होने से पहले जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी प्रॉफिट या लॉस है, उनको ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हम कर देंगे, उनकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मान लो प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई प्रॉफिट है, तो हम उसको क्या करेंगे, कहाँ कर देंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर से जो है रिलेट करता है, इसलिए इसको हम न्यू पार्टनर्स को आने से पहले, एडमिट होने से पहले, जो भी हमारे रिजर्व हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है चाहे डेबिट बैलेंस है, तो जो भी है वो सारा का सारा क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का ही सारा का सारा रिजर्व है। नए पार्टनर्स का इससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी, अगर कोई रिजर्व्स वगैरह है, तो उस केस में जितने भी रिजर्व्स हैं उनको हम डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, उसको हम बांट देंगे। अगर लॉस हो तो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके जितने भी लॉस है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। पहले बताया था अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, अब लॉस है तो उसमें कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, उसमें डेबिट कर देंगे। अब एक ये सिंपल सा क्वेश्चन अपने दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि XYZ जो है पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनका है 5:3:2 दिया हुआ है, और 1 अप्रैल 2024 यानी कि 1 अप्रैल 2024 को वो एडमिट करते हैं किसे, एक न्यू पार्टनर्स को। नहीं, यहाँ एडमिट नहीं करते, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर है उसको चेंज करते हैं। वो क्या करते हैं, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:3:4, यानी कि फ्यूचर के अंदर वो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा अब उनका 3:3:4 होगा। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस, जो उनकी बुक है उसके अंदर क्रेडिट बैलेंस किस चीज़ का शो हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यानी कि उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,50,000 का क्रेडिट बैलेंस है, एंड ए बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जर्नल रिजर्व अकाउंट। और जो जर्नल रिजर्व अकाउंट है उसके अंदर कितना पैसा दिया हुआ है, 1,50,000। तो अब ये क्या करेंगे, जो ये ओल्ड रेशो दिया, जो ओल्ड हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स जो अपने ओल्ड रेशो था उनका 5:3:2, इसके अंदर ये इसको बांट लेंगे। तो हमारा जो टोटल आता है 6 लाख, जब हम इसको इस रेशो में बांटते हैं तो एक्स का जो निकल के आता है वो 3 लाख, वाई का 1,80,000 और जेड का 1,20,000। यानी कि उनके फ्यूचर में जो चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उससे पहले ही हम जो हमका ऑलरेडी ओल्ड रेशो है उसके हिसाब से हम इसको बांट देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें क्या एंट्री हो जाएगी फिर।
जैसे इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। तो इनको डेबिट करके उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उनको क्रेडिट कर देंगे। तो इस हिसाब से ये इनकी जनरल एंट्री हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग, जो हमारे पेपर के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है पेपर में उसकी एक एंट्री ये ज़रूर आती है। तो इसको ज़रा देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ABC जो है पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो लॉस का है वो है 5:3:2। वो चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो वो 4:4:2 हो जाए। कब से, 1 अप्रैल 2023 से। द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ देयर बैलेंस शीट एट ऑन 31 मार्च 2013। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज कर दिया है या करने वाले हैं। जो पहले उनका रेशो था उससे उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। तो इसी बेस पर सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है सारी असेट्स की और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करेंगे। और उसके बाद अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज होता है तो उस चेंज होने से पहले का जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो उनको अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखें ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, केस नंबर 1 के अंदर कि उनके वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के अंदर 2,40,000 का रिजर्व है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसा, यहाँ समझ लेते हैं, जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से वो कुछ पैसा निकालते हैं और कहाँ डाल देते हैं, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में। ताकि अगर किसी वर्कर के साथ या कोई अनहोनी होती है तो इस पैसे को यूज़ करके वहाँ उससे उस प्रकार की लिटिगेशन से या कंपनसेशन का भुगतान किया जा सके। तो इस केस में क्या होता है कि जब हम इस रिजर्व में पैसा डालते रहते हैं, जब तक इस रिजर्व में कोई क्लेम नहीं है तो वो सारा का सारा पैसा किसका है, वो हमारे पार्टनर्स का है। तो अगर कल को हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उससे पहले या कोई पार्टनर्स एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, तो जो भी हमारा पैसा इसके अंदर है अगर कोई क्लेम नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, इस क्लेम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, अपने ओल्ड रेशो में। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो ABC का जो रेशो है वो कितना है, ABC का जो रेशो है वो 5, 3 और 2 दिया हुआ है। तो इस 2,40,000 को हम बांट देंगे किसमें, 5:3:2 में। जब हम इसको बांटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको एक बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो हमारा जो निकल के आएगा, फर्स्ट A का आएगा 1,20,000, B का आएगा हमारा 24, ये आ जाएगा जी 24×3, ये आ जाएगा 72,000। और इसका जो आएगा ये आ जाएगा हमारा 48,000। यानी कि A, B और C का जो वर्क्समैन कंपनसेशन फंड के अंदर जो पैसा है वो उनकी कैपिटल में, हम कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारा किसी भी प्रकार का कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है। सेकंड केस में अब ये क्या कह रहा है कि इफ़ ए क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा 2,40,000 का वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है इसके अंदर हमें 60,000 का अभी क्लेम देना है। तो हमारे पास टोटल कितना पैसा बच गया इसमें क्लेम देने के बाद, 1,80,000। तो इस 1,80,000 को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में इसको बांट देंगे। ये हमारी लाइबिलिटी है तो इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसको छोड़ के जो पैसा बच गया उसको क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो इसमें ओल्ड रेशो में बांटते हैं तो यहाँ इनका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 90,000 ए का, B का आ जाएगा 54,000 और C का आ जाएगा 36,000। तो इस प्रकार का
जो एंट्री है हमारी एडजस्टमेंट में पेपर में ज़रूर दी जाती है, तो ये एंट्री आपने ध्यान रखनी है। आगे कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी एंट्री आएगी, आपकी जो भी डाउट होंगे वहाँ जब एंट्री करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसकी जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। जो जनरल एंट्री बिल्कुल सिंपल है। सिंपल कैसे होगी ये हमने बताया कि कैसे इसको बांट देंगे हम, तो 120, 72, 48, 240 को बांट देंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इससे बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी क्या होगी, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, तो उसको डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ABC लिख सकते हैं, टू A, टू B, टू C कितना हो जाएगा 2,40,000, और यहाँ कितना आ जाएगा 1,20,000, 72,000 और 48,000। ये इसकी जनरल एंट्री हो जाती है। अब सेकंड केस में हमारा क्या था, ये इसकी जनरल एंट्री जैसे हमने की, तो आप ऐसे पेपर में कर सकते हो अगर पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट केस में हमारा क्या था, हमारे पास जो था 2,40,000 का तो रिजर्व था, लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं, इसमें से 60,000 हमें किसी वर्कर को क्लेम देना, तो हमारे पास कितना बच गया 180। तो 180 को क्या करेंगे, इसको ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कौन है इस केस में, ABC, क्योंकि इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या किया, चेंज किया है। तो चेंज होने से पहले जो भी इन्होंने प्रॉफिट इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो अपने ओल्ड रेशो में किया होगा, तो वो अपने ओल्ड रेशो में ही इसको बांट देंगे। तो 180 का जैसे हमने किया था तो 90,000, 54,000 और 36,000। जो अब ये 60,000 है हमारा जो क्लेम है, इसको हम प्रोविजन फॉर जो है वर्क्समैन कंपनसेशन में आप डाल सकते हो, और ये लाइबिलिटी साइड में हमारा शो होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम वही एंट्री हो जाएगी जो हमने पहले की थी। वर्क्समैन कंपनसेशन का कितना है 240, जिसमें से 60 की हमारी प्रोविज़न कर लेंगे, और जो ABC के अंदर जो रिमेनिंग अमाउंट है 118 को इनकी कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं एक कंप्लीट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार ले लो ज़रा, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस क्वेश्चन की एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद इसकी कुछ एडजस्टमेंट है नेक्स्ट पेज पे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम इस क्वेश्चन को अब क्या करने जा रहे हैं, हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A और B पार्टनर्स हैं, और A और B क्या है, पार्टनर्स हैं, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं, अब ये क्या कर रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने क्या किया, C को न्यू पार्टनर्स को एडमिट किया है। अब ये C क्या करता है, जब ये C आता है तो कैपिटल लेके आता है 1,00,000 रुपीज़ की, यानी कि जब C आता है तो कैपिटल लेके आता है, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, ही डजंट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, और ये गुडविल की कोई भी अमाउंट लेकर नहीं आता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो ये कैपिटल है वो लेके आता है कितनी 1,00,000, और जो गुडविल है, गुडविल की अमाउंट हम निकालेंगे कितनी बनती है, लेकिन ये कैश नहीं लेके आता, यानी कि नॉट ब्रिंग इन कैश। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकाल लेते हैं ज़रा। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसमें गुडविल निकालनी है। तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 3 ईयर्स का, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, 3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 3 ईयर का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो जो हमारा निकल के आएगा, आपने एग्जाम में पूरा लिखना है वर्किंग नोट लिख के, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। यहाँ आप लिखोगे स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, कितना आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, इसको हम करते हैं। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है वो आता है 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय
3। इसको जब हम काटते हैं हमारा आता है 40,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकल जाएगी, तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, 3 ईयर्स। तो जब आप इसको निकालोगे कितना आ जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 1,20,000 इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आ जाता है। ये हमारी क्या आ गई, गुडविल की अमाउंट आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें क्या दिया हुआ है, जो ए बी सी का जो न्यू रेशो दिया हुआ है, अब हमें दिया हुआ है ए बी सी का न्यू रेशो। ये इनका ओल्ड रेशो है और हमें न्यू रेशो दिया हुआ है कितना, हम यहाँ लिख लेते हैं। जो हमें न्यू रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, 3 और 2। 4:3:2 आप लिख लो ज़रा, ए बी और सी का। अब हमें गुडविल की अमाउंट निकालनी है, किसकी, सी आया है तो सी कैश तो नहीं लेके आता गुडविल, लेकिन गुडविल की अमाउंट तो लेके आएगा। वो हम लिख देते हैं, गुडविल जो होगी, गुडविल ऑफ सी की जो गुडविल है कितनी हो जाएगी, 1,20,000। उसका जो शेयर कितना है, 2/9। तो जो हमारी गुडविल निकल के आएगी इस केस में, वो हमारी निकल के आती है 26,667, यानी कि ये अमाउंट जो है गुडविल की सी लेकर आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अब हमारी गुडविल की अमाउंट यहाँ निकल जाती है। अब जब गुडविल की अमाउंट हमारी निकल गई तो हमने क्या देखा था सेकंड पार्ट में, स्टेप 2 में अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे क्या जी, हम निकालते हैं यहाँ सेक्रीफाई रेशो। सेक्रीफाई रेशो क्या आएगा, सेक्रीफाई रेशो हमारा निकाल लेंगे हम, क्या आएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमें पता है ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है 3 और 2, और न्यू रेशो निकाला जाता है 4:3:2। हमें सेक्रीफाई रेशो निकालना है। अगर आपने न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो सीखना है बिल्कुल बेसिक से, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, जिस जिस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, तो वहाँ से देख के आप इसको भी सीख सकते हो। अब हम निकालते हैं ज़रा, ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है हमारा। सबसे पहले हम ए का सेक्रीफाई रेशो निकाल लेते हैं, 3/5 माइनस 4/9। जब इसको हम सोल्व करते कितना आएगा, ये आ जाएगा 45। जब इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा 27 माइनस 20, तो ये निकल के हमारा आता है 7/45। अगर बी का हम निकालते हैं तो बी का कितना है, बी का दिया हुआ है 2/5। 2/5 माइनस कितना था इसका न्यू, अब इसका न्यू बनता है 3/9। जब इसको हम निकालते हैं तो हमारा वही 45 यहाँ आ जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा 18 माइनस 15 इक्वल टू 3/45, यानी कि जो इनका सेक्रीफाई रेशो निकल के हमारा यहाँ आया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जो सेक्रीफाई रेशो निकल के आया वो आया है ए और बी का कितना जी, 7 और 3। अब हम क्या करेंगे, जो ये गुडविल आएगी स्टेप 3 के अंदर, आप यहाँ लिख लीजिए, स्टेप 3 के अंदर जो गुडविल होगी उसको ए और बी जो बांटेंगे, है ना, किस रेशो में बांटेंगे, अपने सेक्रीफाई रेशो में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, गुडविल जो है ए की लिख लेते हैं पहले। ए की जो आएगी एज कितनी हो जाएगी, 26,667 का 7/10, और बी की कितनी हो जाएगी, 26,667 का 3/10। तो ये जो हमारा निकल के आता है, इसको हम सोल्व करते हैं तो जो हमारा निकल के आएगा, एक बार देख लेते हैं। इसका जो यहाँ आ जाएगा 18,000 ये हो जाएगा, और इसका हमारा हो जाएगा 26,667 का 3/10,
यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 8,000 और इसको आप बोल सकते हो 18,667 रुपीज़। यानी कि जो गुडविल की हमारी अमाउंट आई है 26,667, उसको ए और बी ने जो सेक्रीफाई किया है 7 और 3 में, उसके अनुसार इनको जो अमाउंट मिलेगी वो मिलती है 18,667, और जो बी को गुडविल की अमाउंट का जो कंपनसेशन के रूप में मिलेगा वो मिलेगा 8,000। यहाँ तक करने के बाद अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बना लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने देखा था कि अगर हमें क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जब हमारी प्रॉफिट होता हमें गेन होता हो, डेबिट साइड में जब लॉस होता। तो अब एक एक एंट्री हम देखते हैं और उसकी हम एंट्री करते जाते हैं। सबसे पहली एंट्री हमें दी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है टू बी रिड्यूस टू 1,000, यानी कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितने 3,000, अब उसको कितना करना है 1,000। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या कि बाय डिक्रीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितने हमारे पहले 3,000 थे, अब उसको करना है 1,000, यानी कि 2,000 रुपीज़ का जो हमें यहाँ बेनिफिट है। तो आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट 2,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो एंट्री आती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज 6% ऑन डेटर। अब हमारे डेटर कितने दिए हुए हैं, हमारे डेटर दिए हुए हैं हमें 95,000 के। अगर इन 95,000 का हम 6% करते हैं, हम 95,000 का 6% करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो आता है 5,700। और हमारा जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो हमारा डेटर्स है, डेटर्स की जो प्रोविज़न बनती है वो बनती है 95,000 का, 95,000 ही है शायद, 95,000 का 6%। अब ये कह रहा है इसकी जो प्रोविज़न करनी है ना, हमें 95,000 की 6% करनी है। कितनी करनी है 5,700। लेकिन हमने ऑलरेडी कितनी की हुई है, ऑलरेडी हमने प्रोविज़न की हुई है वो हम इसमें माइनस कर देते हैं। यानी कि हमने ऑलरेडी जो प्रोविज़न की हुई है 4,000 की हुई है, यानी कि 1,700 की हमें प्रोविज़न और करनी पड़ेगी। यानी कि हमारे लिए लॉस है कि हमारे डाउटफुल डेब्ट जो हैं 1,700 रुपये और बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं, हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ मैं कंप्लीट ना लिख के शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो 1,700 हमारा ये हो गया है। जो आपकी एंट्री हो जाती है उसको आप या तो टिक करके चलो या फिर उसको अंडरलाइन करके चल दो, ताकि हमें एग्जाम में रहे कि हम ये एंट्रीज की कर चुके हैं। नेक्स्ट है मशीनरी इज डेप्रीशिएटेड बाय 15%। अब हमारी मशीनरी कितनी है 50,000। अब ये कह रहा है इसकी वैल्यू जो है हमें कम करनी है, डेप्रीसिएशन लगाना है उसके ऊपर। तो 50,000 का 15% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,500। तो यहाँ आप लिख सकते हो टू डेप्रीसिएशन करके, डेप्रीसिएट करके मशीनरी। तो सिंपल सा ही है, वैल्यू कम होती है नुकसान है, तो हम इसको डेबिट में डाल देंगे तो ये भी हमारा हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक इज वैल्यूड एट 58,000। जो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यू जो है 58,000 है आज की डेट में, लेकिन हमने स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 60,000। तो हम क्या करेंगे, 2,000 का लॉस है तो हम यहाँ लिख देते हैं टू स्टॉक, टू स्टॉक यहाँ लिख सकते हो डिक्रीज या रिड्यूस, जो भी आपको, कितने से 2,000 रुपीज़ से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल करते हैं। हमें शो ही हो रहा है कि जो हमारा डेबिट साइड है वो ज़्यादा है। अगर इसका हम टोटल करते हैं ये हमारा निकल के आता है
1700 प्लस 7500 प्लस 2000, ये हमारा जो निकल के आता है 11,200। उसमें से माइनस कर देंगे 2000, जो हमारा निकल के आता है वो आता है 9,200 रुपीज़। तो जो हमारा अब ये 9,200 रुपीज़ है, इसको बांट देंगे कौन, ए और बी। तो यहाँ आप लिख सकते हो, क्योंकि लॉस है इस केस में, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको बांट देते हैं किस में, ए और बी में। किस रेशो में, 3 और 2 में। इसको 3 और 2 में जब हम बांटते हैं तो जो हमारा निकल के आएगा वो आता है जी 5520 ए का, और उसका आता है हमारा बी का 3680। यानी कि ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और हमें इसमें कोई भी एंट्री नहीं रहती। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्री कर ली है। अब हमारा जो सेकंड काम होता है वो, अब हमारा काम है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। ABC हम लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं आप पार्टिकुलर्स, यहाँ ABC, यहाँ भी पार्टिकुलर्स, यहाँ ABC। सबसे पहले हम बैलेंस लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है बाय बैलेंस। अब हमें दिया हुआ है जो कैपिटल है, ए की 2 लाख, बी की 1,50,000, 2,01,50,000। उसके बाद क्या हुआ कि वो कैपिटल लेके आया है ए, तो ए की कैपिटल जो लेके आया, अभी हमने राइट डाउन की थी कितनी की, 1 लाख, तो यहाँ हम 1 लाख लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्या था कि जो हमारी गुडविल थी, हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हमारी सेकंड क्या थी, गुडविल है, तो आप गुडविल को भी यहाँ बांट लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या जी, गुडविल का लिख लेते हैं। गुडविल वो कैश नहीं लेके आया, तो जो सी है उसके करंट अकाउंट में डाल देते हैं हम। कितनी, ए के अकाउंट में जाती है 18,667, और दूसरे के पास थी 8,000 रुपीज़। तो ये एंट्री भी हम यहाँ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट या लॉस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, तो इसको हम डेबिट में डाल देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा आया था 5520, ये निकाला हुआ 3680। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टेप देखा था, अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या कोई गुडविल वगैरह दी हुई है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर वर्क्समैन कंपनसेशन फंड भी दिया हुआ है और गुडविल भी दिया हुआ है। अगर हमें गुडविल दिया और सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स इसको ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। इसको राइट ऑफ करेंगे तो इनसे हम सबसे पहले राइट ऑफ कर देते हैं गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। तो गुडविल को जब हम राइट ऑफ करते हैं, 50,000 है तो 3 में बांटेंगे, 30,000 और 20,000 आ जाता है। तो इसको इन्होंने विड्रा कर लिया, तो विड्रा कर लिया तो कैपिटल यहाँ कम हो जाएगी, तो यहाँ आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। जो वर्क्समैन कंपनसेशन फंड है, आप जरा देखो जरा, 10,000 हमारा है, लेकिन हमारी लायबिलिटी कितने की है, 2,000 की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके अंदर 10,000 की अमाउंट हमारे पास है, लेकिन इसमें से 8,000 का हमारे पास क्लेम है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके पास 2,000 रुपीज़ बचते हैं, तो इस 2,000 के रिजर्व को वो बांट लेंगे किस रेशो में, वही 3 और 2 में। जब इसको 3 और 2 में बांटते हैं तो क्या होगा, 1,200 ए का आता है और बी का आ जाएगा 100। जब इस रिजर्व को बांटेंगे तो कैपिटल ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय
वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितने रुपए, ए का 1200, बी का 800। अब इसके बाद कोई भी एंट्री मेरे हिसाब से यहाँ हमारी नहीं रहती, हमने लगभग सारी कर ली है और हमारी कोई भी एंट्री अब नहीं रहती है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी जो है गुडविल के अमाउंट कैश नहीं लेके आया, तो हम उसको करंट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो करंट अकाउंट खोलो, नया करंट अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप उसको नहीं खोलना चाहते तो उसकी कैपिटल में कम करना चाहते हो तो आप यहाँ भी उसकी कैपिटल को कम कर सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया तो हम उसका पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है खोल लेते हैं, वहाँ पर सी का करंट अकाउंट को हम वहाँ डेबिट कर देंगे। अब उसके बाद आता है इसका टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कर लेते हैं ज़रा। इसका जो टोटल किया हमने 1 लाख आया। अब इसका टोटल करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 1,58,800, 1,58,800। नेक्स्ट का जब टोटल करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 2 लाख प्लस 18,667 प्लस 1,200, ये निकल के आता है 2,19,867। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल करने के बाद बैलेंस निकाल लेते हैं। तो जब हम बैलेंस निकालेंगे तो हमारा जो टोटल कैपिटल का बैलेंस आता है वो आता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, टू बैलेंस सी डी। इसका तो 1 लाख ही आ जाएगा एज इट इज़। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आता है 5520 माइनस 30,000, ये हमारा निकल के आएगा 1,84,347। बी का हमारा निकल के आएगा 1,58,800 माइनस 3,680 माइनस 20,000, ये हमारा निकल के आता है 1,35,120। अब हम क्या करेंगे, एक करंट अकाउंट और बनाएंगे। किसके लिए, सी के लिए ही बना लेते हैं यहाँ सिंपल, क्योंकि सी का ही करंट अकाउंट यहाँ लिख देते हैं हम। पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ लिख देते हैं पार्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ सी का नाम डाल देते हैं, सिर्फ पार्टिकुलर्स यहाँ डाल देते हैं सी का। अब हमने क्या किया, जो सी का करंट अकाउंट था अब हम उसको उस अमाउंट से डेबिट कर देंगे। किस यहाँ क्या लिख देंगे, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यानी कि जो गुडविल की अमाउंट है वो कैश नहीं लेके आया, तो इस अमाउंट से हमने जो यहाँ एंट्री की थी ए और बी को क्रेडिट किया, तो यहाँ हम सी को डेबिट कर देंगे इसी अमाउंट से 18,667 और यहाँ हमारा 8,000। तो जो ये टोटल निकल के आएगा ये आ जाएगा हमारा जो 26,667 ही आया था, हाँ 26,667 आया था, तो यहाँ हम लिख देते हैं 26,667 यहाँ लिख देते हैं बाई बैलेंस बी डी, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस हमारे यहाँ अब आउटस्टैंडिंग शो करेगा 26,667। अब हमारा जो लास्ट आता है वो आता है बैलेंस शीट। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं बैलेंस शीट में, आपको पता ही है यहाँ हमारी लायबिलिटी होगी, यहाँ अमाउंट लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ हमारी असेट्स है और ये हमारी अमाउंट आ जाती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते चलते हैं और एंट्री करते जाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ कैश हमारा एसटीज आ जाएगा 25,000, कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने बैंक के थ्रू एंट्री की है। कैश अकाउंट में आ जाएगा हमारा, कैश है हमारा 25, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 25,000। उसके बाद हमारा आता है बैंक के अंदर हमारा कितना है, बैंक के अंदर हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 37,000, तो 37,000 हमें दिया हुआ है और बैंक के थ्रू हमारा कैश भी आया है, तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो 137 ये आ जाएगा।
इसके अलावा और कोई एंट्री हमारी नहीं हुई है। तो 1,30,000 जो हम यहाँ बैंक में डाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सन्ड्री डेटर, स्टॉक और मशीनरी। इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से खोल लेता हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। 1 मिनट रुको ज़रा। उसके बाद हमारा आता है क्या, स्टॉक। तो कंप्लीटली कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं डेटर्स। तो हमारे जो डेटर्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमारे डेटर्स आ जाएंगे 95,000 में से माइनस कर देंगे 6%, जो हमारा था 5,700 था। तो 5,700 हम माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा निकल के आता है डेटर्स, वो आते हैं 89,300। उसके बाद हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक हमारा रिड्यूस हो गया था कितने रुपए से, 2,000 से। तो हमारा जो बैलेंस बच जाता है 58,000। उसके बाद मशीनरी है जी। मशीनरी में हमने डेप्रीसिएशन लगाया था 15% के हिसाब से। तो 50,000 में से अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 50,000 माइनस 7,500। तो हमारा बैलेंस कितना बच गया था, 42,500। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था वो था जी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इनका ही बैलेंस है सी का, तो आप यहाँ डाल सकते हैं सीज करंट अकाउंट का बैलेंस जो है हमारा 26,667। उसके बाद हमारी आ जाती है लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड हमारा जो लगभग कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर्स भी सेम रहेंगे, बिल्स पेबल भी सेम रहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है 1,000 रुपये हो गए हैं, और हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन 2,000 रुपये है। तो हम केवल और केवल इनकी एंट्री अब कर लेते हैं। तो यहाँ हम डाल देते हैं क्या, क्रेडिटर्स जो है हमारे, क्रेडिटर्स 50,000। उसके बाद हमारा आता है बिल्स पेबल, ये भी सेम रहेगा 20,000। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग जो हमारा एक्सपेंसेस है वो कितने हो गए, 3,000 से हमारे अब वो हो गए हैं 2,000 का हमें बेनिफिट हो गया था। तो यानी कि 1,000 रुपीज़ की वैल्यू है। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन जो रिजर्व था 10,000 था, 2,000 को बांट लिया क्योंकि 8,000 हमारा क्लेम था, तो ये हमारा यहाँ आ जाता है। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल्स। तो कैपिटल्स ए, बी और सी का जो बैलेंस है वो हम लिख लेते हैं 184,347, 184,347। उसके बाद बी का 135,120। उसके बाद सी का आता है 1,00,000। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। ये जो हमारा आएगा 184,347 प्लस 135,120 प्लस 1,00,000, ये हमारा निकल के आता है 419,467। अब इसका टोटल कर लेते हैं सभी का। ये हमारा आता है 8,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 4,98,467। अब यहाँ का भी टोटल हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ का जो हमारा आता है ये हम लिख देते हैं 58, 89,300। ये हमारा कुछ रह गया है एसेट्स में, हमने क्या छोड़ दिया, बिल्डिंग छोड़ दी है। तो बिल्डिंग रह गई है हमारी लिखनी, तो एक बार बिल्डिंग लिख लेते हैं क्योंकि 1,20,000 का डिफरेंस आ रहा था। तो हमारी जो बिल्डिंग है वो सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन का जो हमारा टोटल आता है 4,98,467। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जिसके अंदर हिडन गुडविल भी होगी और कुछ एक दो ट्रिक्स भी होंगी जिसके अंदर जो हम पेपर के अंदर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।